गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका सबका स्वागत है। आज हम जो एक वैश्विक या हम ये कहें प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को हमने लिया है और यूरोप के संदर्भ में हमने पूर्व के जो वीडियो हैं उसमें यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ की जो फिजियोग्राफी है, उसके ऊपर यहाँ की जो क्लाइमेटिक जो जोन्स हैं उनकी हमने बात की। आज हम जो प्राकृतिक जो वनस्पति है यूरोप की, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो वनस्पति की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर यहाँ से बहुत सारे सवाल लोगों से पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। एक कारण ये भी है कि जो वैश्विक स्तर पर जो लकड़ियों का जो व्यापारिक दोहन होता है उसमें सर्वाधिक जो दोहन होता है, जिस प्रकार की लकड़ियों का दोहन होता है उसमें जो कोणधारी जो वन होते हैं, कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं या आप उनको टैगा वन कहते हैं, उनका सबसे ज़्यादा दोहन होता है। और व्यापारिक जो सेंटर्स है उसके दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर जो बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इन कोणधारी जो वन क्षेत्र है उनका विस्तार भी मिलता है, साथ ही उनका जो कॉमर्शियल जो दोहन है वो काफ़ी किया जाता है। तो उन चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर हम टच करेंगे। लेकिन जब आप एक भूगोल के विद्यार्थी के रूप में चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हो तो जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि जब आप जलवायु की हम बात करते हैं तो आपके जो मस्तिष्क में एक ज्योग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ के जो लैटिट्यूड्स हैं, वहाँ के जो अल्टीट्यूड्स हैं, वहाँ का जो कोस्टल जो एरियाज़ हैं या वहाँ की कॉन्टिनेंटल जो स्थिति है, महाद्वीपीयता की स्थिति रखता है, इन सब चीज़ों का आपके मस्तिष्क में रहना जरूरी होता है, जिससे कि हम किसी भी क्षेत्र की वैश्विक किसी भी क्षेत्र पे उसकी जो लोकेशन है वो वहाँ की जलवायु को डिफाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक वैसी ही बात जब हम वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति जो है उसका जो जिस भी क्षेत्र के अंदर वो एक प्राकृतिक रूप से उग रही है उसके ऊपर जो जलवायु होता है उसका सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जब हम कोपेन का जब वर्गीकरण की बात जब की थी उन्होंने, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो किसी भी क्षेत्र की जो वनस्पति होती है उस क्षेत्र की जलवायु को, और किसी भी जो क्षेत्र की जलवायु होती है वो उस क्षेत्र की वनस्पति को दर्शाने के लिए पर्याप्त होती है। तो वो हमारे जो मस्तिष्क में इन चीज़ों का होना जरूरी है। तो जिस तरह से हमने कहा था कि जो यूरोप जो है पूरा ही एक तरह से ये कहें कि जो एक टेम्परेट जोन के अंतर आता है, 35 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ, इसका जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, उससे ही हमें लगता है कि ये शीतोष्ण और शीत जो कटिबंध है पूरी तरह उन्हीं कटिबंधों के अंदर आता है। तो उसी तरह की जो वनस्पति है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पूर्व के वीडियो के अंदर यूरोप की जलवायु का अध्ययन करने का उद्देश्य यह था क्योंकि जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, जब जलवायु की हम बात करते हैं तो तापमान का, वर्षा के वितरण का, आर्द्रता का, ये सब चीज़ें उसमें समावेश युक्त होती हैं। वहाँ पे बहने वाली जो प्लेनेटरी विंड्स हैं उनका, लोकल जो विंड्स हैं उनका, ये सब चीज़ें किसी क्षेत्र विशेष की न केवल जलवायु को प्रभावित करते हैं लेकिन साथ ही उस जलवायु के ऊपर निर्भर जो वनस्पति है उसकी प्रकृति को, उसकी विविधता को, सबको ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। जब हम यूरोप की जब प्राकृतिक वनस्पति की हम यहाँ बात करेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है उस जलवायु के हिसाब से ही यहाँ पर वनस्पति के वितरण में भी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। उनका हम मैप के माध्यम से भी करेंगे। साथ ही जो यूरोप के देशों के अंदर जो व्यापारिक जो दोहन लकड़ियों का किया जा रहा है, विभिन्न जो व्यापारिक जो सेंटर्स हैं उनकी भी हम यहाँ आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जब हम वनस्पति के वितरण की जब हम बात करते हैं तो यूरोप का जो कुल क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के ऊपर 33% या 1/3 सॉरी 33 कह लीजिए, जो 1/3 कह लीजिए, 1/3 जो क्षेत्र है वहाँ पर वन जो क्षेत्र है यहाँ पर वितरण हमें देखने को मिलता है। जब हम पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण की बात करते हैं, एक सस्टेन इकोलॉजिकल सिस्टम की हम बात करते हैं, तो हम ये कहते भी हैं कि किसी भी क्षेत्र के ऊपर 33% या 33% जो एरिया है उसके ऊपर फॉरेस्ट एरिया होना जरूरी है। वो जो क्षेत्र होगा जलवायु की या पारिस्थितिक दृष्टिकोण से एक संतुलित क्षेत्र माना जाएगा।
और उससे अगर हम कम देखते हैं तो वो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से एक संतुलित क्षेत्र के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह के सवाल परीक्षाओं में आपसे पूछे भी जाते हैं। यहाँ हमने जो यूरोप के अंदर जो प्राकृतिक जो वनस्पति पाई जाती है, जिसमें जो विभिन्नता है वो उस विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो जलवायु की जो विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, उसके आधार पे यूरोप के अंदर मुख्यतः जो है 5 तरह की जो वनस्पति है, जो फॉरेस्ट है, वो हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख जो है टुंड्रा है, आपके कोणधारी जो शंकुधारी जो वन होते हैं जिनको टेंगा कहते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। आपके डेसिडियस फॉरेस्ट है, पर्णपाती जो वन है, जो यहाँ में विशेषकर जो जहाँ पर क्लाइमेट का कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, महाद्वीपीयता का प्रभाव जहाँ देखने को मिलता है, वहाँ पर इस तरह के जो पर्णपाती जो वन है उनका वितरण अधिक देखने को मिलेगा। शीतोष्ण जो घास भूमि है, स्टेपीज जिनको हम कहते हैं, जो यूक्रेन कह लें या मिडिल जो एशिया है उसका जो वेस्ट जो पार्ट है वहाँ की हम बात करें, और जो स्पेसिफिक जलवायु की हमने बात की थी, भूमध्य सागरीय जो वन है, जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु जो मेडिटेरियन सी है उसके सराउंडिंग विभिन्न देशों के अंदर जो वन पाए जाते हैं उनको भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंदर हम शामिल करते हैं। इस नक्शे के अंदर भी हम ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो उत्तर वाला जो भाग है बिल्कुल उसको टुंड्रा जो वन है उसके अंदर शामिल किया जाता है, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है इसको अंदर हम कोणधारी जो वन है उनको शामिल करते हैं। ये यहाँ पर जो एरियाज हैं उसमें जो टेम्परेट जो ग्रास लैंड्स हैं उनको, और ये जो ऑरेंज कलर के अंदर हमने दिखाया है, उन एरियाज को हम जो मेडिटेरियन जो वेजिटेशन है उसके अंदर शामिल करते हैं। और उसका जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो भी यहाँ पर किया गया है। जहाँ पे माउंटेन्स हैं वहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट है, जिनको अल्पाइन जो मिडोज है उसके नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से जो एक जल वनस्पति का जो वितरण है यूरोप के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरह का हमें देखने को मिलता है। जहाँ अटलांटिक जो कोस्टल एरियाज हैं उसको हमने अटलांटिक जो फॉरेस्ट है उसके नाम से यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की है। तो इनका जो हमने 5 भागों में बांटा था, यहाँ ये जो क्लासिफिकेशन है उसको और फर्दर हमने सब क्लासिफाइड किया है। तो उनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले अगर जब हम टुंड्रा फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो जो आर्कटिक जलवायु की जब हमने बात की थी, जो बिल्कुल यूरोप के जो नदर्न पार्ट है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अति शीत होता है, टेम्परेचर माइनस में हमें देखने को मिलता है, उन क्षेत्रों के अंदर जो वनस्पति देखने को मिलती है उसको हम टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं। और इसका विस्तार जब हम बात करते हैं तो जो विस्तार की जब हम बात करते हैं तो विशेषकर जो आइसलैंड की बात कर लें, हम उत्तरी फिनलैंड की बात कर लें, यूरोप का जो रूस वाला जो पार्ट है उसमें उत्तरी रूस की हम बात करें, यहाँ पर एक सघन वन जैसी स्थितियाँ हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो अत्यधिक कम होता है और वनस्पति के विकास और वृद्धि के लिए तापमान की आवश्यकता अधिक होती है। पानी की जो उपलब्धता है वो भी अत्यधिक माइनस टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर ग्लेशियर्स का जो जमाव है अधिक देखने को मिलता है। जब सूर्य की उत्तरायण जब स्थितियाँ होती हैं उस स्थिति में ही यहाँ पर छोटी जो वनस्पति हैं या रंग बिरंगे जो फूल वाली जैसी वनस्पतियाँ हैं वही हमें यहाँ देखने को मिलती है। अन्यथा अत्यधिक शीत यहाँ होने के कारण वनस्पति का सामान्यतः हमें अभाव इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर जो काई है, दलदली जो पौधे हैं, लाइकेन है, छोटी झाड़ियाँ हैं, वो भी इस टुंड्रा जो रीजन है यूरोप का उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे वनस्पति की हम जब बात करते हैं तो उसमें विशेषकर जो कोणधारी, हमने पूर्व में भी आपसे कहा है कि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जो दोहन है वो कोणधारी जो वन है उनका, जिन्हें हम टैगा फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, किया जाता है। अगर यूरोप के अंदर इसके वितरण की जब हम बात करते हैं तो विशेषकर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और पूर्व स्थित जो सोवियत जो रूस था यूएसएस का, उसके अंदर इसका जो विस्तार है हमें यूरोप के अंदर अधिक देखने को मिलता है। इसमें जो मुख्यतः जो वन पाए जाते हैं, अगर उनकी हम वैरायटीज की हम बात करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो वनस्पति है उसमें बर्च है। और अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो उसमें जो रेडवुड है, यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे रोजवुड हमें देखने को मिलता है, जबकि जो टेम्परेट जो फॉरेस्ट है, विशेषकर जो कोणधारी वनों की हम बात करते हैं तो ये रेडवुड जो है
वो यहाँ कॉनिफरस फॉरेस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के जो सवाल हैं आपसे पूछे जाते हैं रोजवुड और रेडवुड की, जब हम बात करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है उसके अंदर रेडवुड जो फॉरेस्ट है उनको हम शामिल करते हैं। अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं और जब उसकी हम बात करते हैं तो ये जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ हैं, जो वेजिटेशन है, उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जाती है। उसका एक बहुत मुख्य कारण जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टुवार्ड्स हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। उसके कारण जो वन होते हैं, जो वनस्पति जो होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर उसका सकारात्मक जो प्रभाव है हमें देखने को मिलता है। जो वनस्पतियां हैं उसके ऊपर, जैसे हमने कहा कि जो अल्टीट्यूड होते हैं, जो ऊंचाई जो होते हैं, जो हाइट होती है, वहाँ पर जो टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, या कई बार हम ये भी कहते हैं कि जो वर्षा जो जिन पवनों के द्वारा लाई जाती है उसके अगर समानांतर होते हैं, या यानी उनकी अगर अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ जो स्थितियां होती हैं वो भी जो वनस्पति है उसके विकास को प्रभावित करती है। तो जब हम पर्वतीय भागों की बात करते हैं, विशेषकर यूरोप के संदर्भ में, तो उच्च पर्वतीय जो भाग होते हैं वहाँ, चाहे वो दक्षिण की तरफ भी हैं, तो वहाँ अत्यधिक ऊंचाई के कारण जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है और वहाँ का तापमान कम होने के कारण वहाँ टुंड्रा जो वनस्पति है देखने को मिलती है। लेकिन जो निम्न जो भाग होते हैं वहाँ पर, जहाँ ऊपर के भागों के कंपैरिजन के अंदर जो टेम्परेचर अधिक होता है, वहाँ पर स्प्रूस, लार्च, फर, पाइन जैसे पेड़ हैं जो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो इन पेड़ों को भी हम जो कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट हैं उनके अंदर शामिल करते हैं। और इन जो कोणधारी जो वन है, जैसे हमने पूर्व में बताया कि सबसे लचीली लकड़ियां होती हैं, सबसे ज़्यादा इनका दोहन हुआ है और इनका विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे नावों को बनाने में, जहाज़ों को, दियासलाई जो उद्योग होता है उसमें हजारों वर्षों से जो है इन जो वन है इनका उपयोग किया जा रहा है। ये पुनः वही बात है कि मुलायम लकड़ी होती है, इसको काटना, चीरना, विभिन्न जो आइटम्स है उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करना बड़ा आसान होता है। और इसके माध्यम से जो लुगदी बनाई जाती है, लुगदी के से कागज़ या विभिन्न तरह के जो कुटीर उद्योग हैं वो भी इन वनों के ऊपर आधारित हैं। जब हम पर्णपाती वनों की बात करते हैं, जो डेसिडियस फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं, विशेषकर जब यूरोप के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो जो मिडिल जो वेस्ट पार्ट है, यानी कि जो पश्चिमी जो भाग है उसका पूर्वी भाग कह लीजिए, या जब हम मध्य यूरोप कह लीजिए या मध्य पश्चिमी यूरोप वाला जो भाग है, वहाँ पर इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं, डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। विशेषकर जो टेम्परेट जोन में ही मिलते हैं। मैंने कहा कि यहाँ महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने को मिलता है, टेम्परेचर में जो वेरिएशंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। जो वर्षा की जो अवेलेबिलिटी है वो जो अटलांटिक जो कोस्टल एरिया है उससे जब अंदर की तरफ जाते हैं तो वर्षा कम हो जाती है। तो उन क्षेत्रों के अंदर इस तरह के जो वन हैं बहुतायत से देखने को मिलते हैं। विशेषकर अगर हम आंतरिक भागों की बात करें तो आंतरिक भागों में विशेषकर चाहे वो जो ब्रिटिश द्वीपपुंज हैं उनके भी जो इनर जो पार्ट्स हैं उनकी बात करें, आयरलैंड की बात करें, इंग्लैंड की, या फ्रांस और जर्मनी का जो इसके पूर्वी भाग है उसकी बात करें, बेल्जियम का पूर्वी भाग, नीदरलैंड का, डेनमार्क, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया और सोवियत रूस का जो पश्चिमी मध्य भाग है, वहाँ इस तरह के जो वन है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये जो है देखने में कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं उस तरह के नहीं होते, इनकी पत्तियां चौड़ी नहीं होती, बल्कि इनकी जो पत्तियां हैं थोड़ी इनकी जो चौड़ाई है वो कम होती है। और ये सर्दियों में जो अपनी पत्तियां हैं सर्दी से बचने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और इन वनों की जब हम बात करें कौन कौन से वनों को इसमें हम शामिल करते हैं, तो ओक है, एम है, मैपल है, ऐश है, ऑस्पेन है, बीच है और पॉपुलर है। तो इन वनों को विशेषकर जो टेम्परेट डेसिडियस जो फॉरेस्ट है जो यूरोप के अंदर हमें देखने को मिलते हैं उसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। ये जब स्टेपीज की हम बात करते हैं, जो घास के जो मैदान हैं, वर्षा की उपलब्धता कम है, टेम्परेचर अधिक है, विशेषकर दक्षिण पूर्वी स्पेन की बात करें, काला सागर का जो पश्चिमी तटीय भाग की बात करें,
और यहाँ एक स्पेसिफिक जो सुगंधित पौधा भी मिलता है जिसको सैग के नाम से जाना जाता है। और बर्च के जो पेड़ जहाँ जो उत्तरी भागों के अंदर जिनकी जो ऊंचाई अधिक थी, यहाँ जो है पोषण की कमी के कारण कह लीजिए, आर्द्रता की कमी के कारण कह लीजिए, जो उनके बर्च के पेड़ों की जो साइज है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। और यहाँ पर कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है, वनस्पतियाँ जो है, जो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, या यहाँ की जो जलवायु है थोड़ी ड्राई है, सेमी ड्राई है, उसके अनुकूलन के लिए इस तरह की वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। और रोमानिया का जो ग्रासलैंड्स है वहाँ जो मक्का की जो खेती भी यहाँ पर की जाती है। कैस्पियन सागर की ओर बढ़ने पर ये जो स्टेपीज जो ग्रासलैंड्स हैं ये थोड़ा सेमी डेजर्ट उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। वर्षा का अभाव है, जो सॉइल जो यहाँ की होती है उसमें थोड़ी सैलिनिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। भूमध्य सागरों की वनों की हम बात करें तो पहले भी अपने आप लोगों से शेयर किया है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल इनका शुष्क होता है। और शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स के कारण इस तरह की जो स्पेसिफिक जो क्लाइमेट है यहाँ मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है तब ये जो एरिया है ये ट्रेड विंड्स के उसमें आ जाता है। और जब सर्दियां होती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में जो सन की स्थिति हो जाती है, तब ये जो वेस्टर्लीज जो होती है पछुआ पवनों के संपर्क में आता है, इसलिए शीतकाल में इन क्षेत्रों में बारिश होती है। पहले भी हमने आपसे कहा है। लेकिन यहाँ उगने वाले जो पेड़ हैं ये खास बात है कि कंपैरेटिवली टेम्परेचर नदर्न पार्ट की तुलना में अधिक है। फिर भी यहाँ जो वनस्पति होती है उनको हम एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और क्योंकि एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, साथ ही जो पेड़ हैं उनके अंदर जो आर्द्रता को संरक्षित रखने की जो क्षमताएं हैं वो कंपैरेटिवली अधिक हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। कुछ शुष्कता जैसे हमने यहाँ बात भी की है, कुछ पेड़ों की छाल मोटी होती है, पत्तियाँ मोटी होती हैं, रोएदार होती हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन को कम कर सके, और जड़ें लंबी होती हैं। तो ये जो पत्तियाँ हैं यहाँ पर एवरग्रीन हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ की वनस्पति के वितरण की हम बात करें तो विशेषकर जैतून है, कॉर्क ओक है, सहतूत है जिसको मलबेरी कहते हैं, और लॉरेल है, और सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनको अंगूर है। सबसे ज़्यादा अगर उपज जो होती है अंगूर की, ग्रेप्स की, तो इसी भूमध्य सागरीय जो जलवायु क्षेत्र है, जो भूमध्य सागरीय जो वनस्पतियाँ जहाँ मिलती है वहाँ हमें देखने को मिलती है। यहाँ कुछ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जो अभी कॉलेज व्याख्याताओं की या मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी कर रहे हैं, या विभिन्न स्टेट्स के अंदर जो सेट की एग्ज़ाम होती है, या स्टेट लेवल की, या नेट की एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाई जाती है, वहाँ इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि कोणधारी जो फॉरेस्ट है उनका सबसे ज़्यादा व्यापारिक दोहन हुआ है। और अगर हम इन लकड़ियों के वैश्विक व्यापार में दोहन की जब हम बात करते हैं तो यूरोप का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 14% जो योगदान है वो हमें देखने को मिलता है। और उसमें भी यहाँ जो पर्णपाती वन होते हैं उनका दोहन नहीं हुआ, विशेषकर जो कोणधारी जो वन है, टैगा जो वन है, उनका अत्यधिक दोहन यहाँ पे हुआ है। और अगर कुल वनस्पति क्षेत्र की हम बात करें तो वैश्विक जो वन जो पाए जाते हैं उनका 10% जो वन क्षेत्र है यूरोप के अंदर हमें देखने को मिलता है। और जैसे पूर्व में भी हमने कहा कि जो कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं अत्यधिक मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं, जिनके कारण इनका व्यापारिक जो दोहन अधिक हुआ है। और उसके अंदर हम पाइन, चीड़ जो है, स्प्रूस है, फर है, लॉर्च है, इनको हम यहाँ शामिल करते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण जो है एक ही प्रकार के वन एक ही स्थान पर मिलते हैं, इसलिए उनका दोहन आसान है। बाजार की जो अवेलेबिलिटी है, जो कोस्टल अटलांटिक जो सेंटर्स हैं, डेवलप्ड एरिया है, इसके कारण इनकी डिमांड्स है। साथ ही इनका जो ट्रांसपोर्टेशन या जो ढुलाई की जाती है उसके लिए यहाँ पर जो रिवर्स हैं उनसे जो जलमार्ग हैं उनके द्वारा इनका जो परिवहन है वो आसानी से किया जाता है। साथ ही टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से ये जो देश हैं या यूरोप के अंदर जो शामिल किया जाते हैं वो अधिक सक्षम हैं। और जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, किसी भी चीज़ की हम जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी है
वो इन यूरोपियन जो देश हैं, विशेषकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात अब जब हम नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड की बात करते हैं तो उसकी जो उपलब्धता है यहाँ पर अत्यधिक है। इस कारण से इन लकड़ियों का जो काटना या इनका औद्योगिक उपयोग करना बड़ा सहज हो गया है। अगर कोणधारी वनों की बात करें, कॉनिफरस फॉरेस्ट की हम जब बात करते हैं तो दोहन के दृष्टिकोण से जो यूरोप का जो वैश्विक जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 20% है, जो बहुत बड़ा योगदान है। और जिसमें जो प्रमुख जो इन कोणधारी जो वनों का जहां दोहन किया जाता है उसमें जो यूरोप का जो रूस वाला पार्ट है उसमें, स्वीडन में, फिनलैंड में और नॉर्वे के अंदर सर्वाधिक इन कॉनिफरस जो फॉरेस्ट है उनका दोहन किया जाता है। उन कुछ सेंटर्स की बात हम यहाँ करना चाह रहे हैं, जिसको हम मैप में भी आपके साथ शेयर करेंगे। रूस जो है, जो मतलब पूर्व यूएसएसआर का जो पार्ट जो रूस के रूप में बचा हुआ था, उसके 20% जो क्षेत्र है उसके अंदर जो वन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और जो यूरोपियन जो भाग है जहाँ पर जो नदियाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ जो बहती है, जो व्हाइट सी है जिसमें अपना जल गिराती हैं, उसमें चाहे रिवर डेविना हो, रिवर मेजेन हो, रिवर ओनेगा हो, तो ये जो नदियां हैं इन लकड़ियों के काटने के बाद उनके परिवहन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। और जो व्हाइट सी के कोस्टल जो एरियाज हैं जहां पर जो प्रमुख सेंटर्स जो बने हुए हैं इन नदियों के किनारे पे बने हुए हैं, जो कि अगर हम और केंजल सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है लकड़ी चीरने का रूस के अंदर, जो कि रिवर जो डेविना है उसके जो सामुद्रिक जो तटीय क्षेत्र है व्हाइट सी के अंदर, वहाँ इसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। और अन्य जो केंद्र हैं रूस के अंदर वो मेजेन, ओनेगा, जो इन्हीं नदियों के जो व्हाइट सी का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर बसे हुए हैं, उसमें मेजेन, ओनेगा प्रमुख है। अन्य अगर सेंटर की बात करें जो कि गल्फ ऑफ फिनलैंड है, जो बाल्टिक सी का ही पार्ट है, उसमें लेनिन जो ग्राद जो है लकड़ी चिराई, लकड़ी आधारित उद्योग और जलियान के जो निर्माण का प्रमुख जो केंद्र है रूस के अंदर यहाँ स्थित है। अन्य केंद्रों की हम जब बात करते हैं, स्वीडन की हम बात करते हैं, तो यहाँ अत्यधिक दोहन का कारण जो है जल विद्युत और तकनीकी दक्षता है। और यहाँ लकड़ी की चिराई के साथ साथ लुगदी, दिया सलाई, कागज, प्लाई और फर्नीचर के काम काफ़ी किए जाते हैं। प्रमुख सेंटरों की हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है, चाहे वो स्टॉकहोम हो, जॉन कॉपिंग हो, माल्मो है, ये प्रमुख सेंटर हैं यहाँ लकड़ी चिराई के। और जब नॉर्वे की हम बात करते हैं तो ओस्लो, बर्जेन, ड्रॉन्डम, और फिनलैंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की जो लकड़ी जो व्यापारिक जो उद्देश्य से चीरने का काम किया जाता है या अन्य जो उपयोग उनके द्वारा किया जाता है, वो प्रमुख जो सेंटर हैं फिनलैंड के, उसमें टैम्पियर, हेलेंस्की, तुरुक, वासा, पोरी प्रमुख है। इसको हमने मैप के अंदर भी आप लोगों को दिखाया है। ये मेजेन है, ये मरमस्क जो है, जो काला पेनिनसुला है रूस का जो पार्ट है, जो एक व्यापारिक पोतास्त्र के रूप में जाना जाता है, जहाँ से ये बना हुआ है। उत्तरी स्थिति होने के बावजूद यहाँ पर नदर्न अटलांटिक जो ड्रिफ्ट के कारण, यहाँ का टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये हमेशा वर्ष भर खुला रहता है मरमस्क। ये मेजेन की बात की हमने, ये इसकी ओनेगा की बात की, ये वास की बात की, पोरी की, टुर्को की बात की हमने, लेनिनग्राद की जो बात की, हमें गल्फ ऑफ फिनलैंड के अंदर स्टॉकहोम की, ओस्लो की बात की, बर्गेन की बात की, ट्रोंडेम की बात की। तो ये जो सेंटर्स हैं जो मैप के अंदर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की बात की, ये रसिया वाला जो पार्ट है उसकी हमने बात की। तो ये प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर यूरोप के अंदर जो व्यापारिक उद्देश्य से लकड़ियों का दोहन किया जाता है और वहाँ से इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। धन्यवाद।